नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में, जो कि आपका AIVE का जो एग्जाम है इसमें पूरा 2 नंबर का आता है। ठीक है, और कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के, कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछते, 2 पूछते भी नहीं है। ठीक है, तो आज इसका ना पूरा खेल एक ही क्लास में करने वाले हैं। बात समझना कि एक क्लास आज की ये है ना, ये आपके 2 नंबर के लिए एकदम पर्याप्त है। मैंने पहले ही कह दिया था, 2-2 नंबर 3-3 नंबर वाले जो लॉ हैं, बस उनके लिए 1 या 2 क्लासें पर्याप्त हैं। अब वैसे अगर देखा जाए तो भैया इसमें 470 धाराएं हैं। ठीक है, 470 सेक्शन है आपके कंपनी लॉ में। अब अगर हम 2 नंबर के लिए आपको 470 सेक्शन पढ़ाएंगे ना, 470 धाराएं पढ़ाएंगे ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका और हमारा दोनों लोगों का भविष्य खतरे में है। और हम नहीं चाहते कि यहाँ आपका या मेरा किसी का भी भविष्य खतरे में हो। तो सीधी बात समझिए कि 2 नंबर का जो आपका लॉ आने वाला है आपके एग्जाम में, और हो सकता है कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ही नंबर का आता है, तो उसके लिए हम आपको 470 सेक्शन नहीं पढ़ाएंगे, एक ही क्लास में इसका खेल कर देंगे। एक क्लास आज देख लेना, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बेस क्लियर कर देंगे। अगली क्लास में आपको इसके लगभग 50 क्वेश्चन करा देंगे, वही क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। बस उसी में से आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या कह रही है हमारी क्लास। तो भाई आपकी क्लास है आपकी कंपनी लॉ की, और कंपनी लॉ का मतलब भाई कंपनी विधि से मतलब हो गया। क्या कह रहा है कि भैया सबसे पहले हम लोग इसका ना बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते क्या है। भारत में कंपनी कानून का मुख्य आधार कंपनी अधिनियम 2013 है। मतलब जो हमारे भारत में जो कंपनी कानून चल रहा है, जो मुख्य आधार है वो 2013 कंपनी कानून चल रहा है, वही मुख्य आधार है जो कंपनियों के गठन, संचालन और समापन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हमारे भारत में जो आपका क्या कंपनी कानून जो चल रहा है जो 2013, वही आपका कंपनियों के गठन, संचालन और समापन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और क्या, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करता है। पारदर्शिता भी रखता है और जो जवाबदेही होती है उसको भी सुनिश्चित करता है। आगे क्या है, यह अधिनियम शेयर धारकों, निदेशकों और अन्य हितधारकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। मतलब जो ये अधिनियम जो है, जो कंपनियों के लिए बनाया गया है, नाम इसका आपका सीधा सीधा यही है, कंपनी लॉ, कंपनी अधिनियम 2013। तो ये जो है, जो आपके शेयर धारक होते हैं, निदेशक होते हैं और अन्य हित धारक होते हैं कंपनी के, तो उनके अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित भी करता है ये अधिनियम। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं क्या कहता है। अगर आगे बढ़ते हैं जब हम, तो इसमें देखते हैं क्या है कंपनी कानून क्या है। भाई हमने ये तो जान लिया कि कंपनी कानून जो है वो किस लिए है। ठीक है, क्या करता है, अब है क्या ये कंपनी कानून। तो भैया जब बात करते हैं कंपनी कानून क्या है, तो सीधी सी बात निकल कर आ रही है, कंपनी कानून व्यक्तियों, संगठनों और व्यवसायों के आचरण, संबंधों और कानूनी अधिकारों को नियंत्रित करने वाला कानून है। मतलब जो भी कंपनी कानून जो है वो व्यक्तियों हुए, संगठन हुए, व्यवसाय हुए, ठीक है, आचरण, संबंधों और कानूनी अधिकारों को नियंत्रित करने वाला कानून है। यह व्यक्तियों, कंपनियों और उद्यमों के अधिकारों, संबंधों और व्यावसायिक गतिविधियों को क्या करता है, विनियमित करता है। मतलब जो जो अधिकार और संबंध, व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, उनको क्या करता है, विनियमित करता है। ठीक भाई, आगे देखते हैं भारत में कंपनी कानून का इतिहास। अब जरा ये भी देख लें कि भाई भारत में कंपनी कानून जो चल रहा है 2013, तो भैया उसका इतिहास क्या है, कब से प्रारंभ हुआ और कब आ गया। तो सीधी बात है कि भारत में कंपनी कानून की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भारत में कंपनी कानून की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी, और 1850 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित हुआ था। 1850 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम जो था वो पारित हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी अधिनियम जो था वो 1956 में पारित हुआ था। मतलब अपने भारत में, भारत स्वतंत्र होने के बाद जो 1956 में जो पहला
अधिनियम जो था वो कंपनी अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में कंपनी अधिनियम 2013 ने 1956 के अधिनियम का स्थान लिया और कंपनियों के विनिमय में सुधार किया। जैसे कि आपको अभी ये नए 3 कानून देखने के लिए मिले, इन लोगों ने स्थान ले लिया आपका आपराधिक कानूनों का, नए कानून है। ऐसे जो हमारा पुराना जो था कंपनी अधिनियम 1956, तो उसका किसने लिया, कंपनी अधिनियम 2013 ने स्थान ले लिया। ठीक है, अब क्या है, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013। अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, कंपनी एक्ट 2013 इसमें देखते हैं क्या लागू होने की तिथि क्या है, 1 अप्रैल 2014। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जैसे हमारे भारतीय न्याय संहिता ले लीजिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, लेकिन लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2024 से। ऐसे ही हमारा ये कंपनी अधिनियम जो है, कंपनी लॉ, ये 2013 है, लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ है 1 अप्रैल 2014 से। इस चीज को याद रखना। इसने कंपनी अधिनियम 1956 की जगह ली, इस चीज को हम देख ही चुके हैं भाई। इससे पहले 1956 था, फिर ये 2013 हो गया जो 1 जुलाई 2014 से लागू हो गया। जगह किसकी ली, 1956 की ली। इसमें कुल 29 अध्याय समझ लीजिए आप, 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां हैं। मैंने बताया था 470 धाराएं हैं। अब 470 धाराएं आप समझ लीजिए, 470 धाराएं और 2 नंबर की आनी है। कब तक पढ़ाएंगे और कहाँ तक पढ़ाएंगे। और हाँ, एक चीज और याद रखना है इसमें, क्या कि इसका बेयर एक्ट जो है वो भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ले लिया है, आपके पास है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं लिया है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको एग्जाम हॉल में ले जाने की जरूरत, क्योंकि 2 नंबर का आता है। इतने क्वेश्चन हम करा ही देंगे, उसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा, बकाया कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर ही दे रहे हैं। अब अगर आप इसका जो बेयर एक्ट आप अगर एग्जाम हॉल में ले गए, तो या तो बेयर एक्ट खो जाएगा या आप बेयर एक्ट के अंदर खो जाएंगे, और दोनों में से कोई भी चीज खोएगी तो नुकसान आपका ही होगा। अगर आप बेयर एक्ट में खो गए तो भैया आपका जो टाइम टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ जाएगा, टाइम आपका खराब हो जाएगा, 2 नंबर के चक्कर में बेयर एक्ट में उलझे रहोगे। और अगर बेयर एक्ट आपका खो गया तो भी नुकसान आपका ही है। तो इसलिए ये 2 नंबर 3 नंबर के जो आपके जो लॉ आ रहे हैं, इनके बेयर एक्ट के चक्कर में मत ले पड़ना, और ना ही इनको लेके जाना। एक एक गठरी बांध के लोग ले जाते हैं, फिर संभाल पाते नहीं, उन्हीं में ही लगे रहते हैं, संभालने में टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, पेपर कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये रामबाण चीजें हैं, वरदान चीजें, इनके ऊपर बड़ा ध्यान देना। ये जो मेरा खुद का अनुभव है, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताया कि 2 नंबर का जब आना ही है तो एक ही क्लास में इसकी कहानी आज ही खत्म कर देंगे, क्यों परेशान होना है फालतू में। अब क्या, अब इसकी हम कुछ महत्वपूर्ण धाराएं देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण धाराएं देखने से पहले बता दें कि हम पहले ही बता चुके हैं, अभी फिर बता रहे हैं कि पीडीएफ के लिए 84, 30, 40, 63, 88 इस पर केवल आपको व्हाट्सअप करना है। केवल क्या लिखना है, PDF20 करके, और इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। कॉल वॉल मत किया करो यार, बीच में फिर डिस्टरबेंस हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। ठीक है, PDF20 करके, और क्या है 8430406388 पर व्हाट्सअप कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि आपने कुछ महत्वपूर्ण धाराएं क्या है, धारा जैसे आपकी 2 महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या की बात की गई है, शुरू से देखते चले आए, क्या परिभाषाओं की बात की गई है। धारा 3 में आपका कंपनी का गठन जो है उसके बारे में बात की गई है। धारा 7 में पंजीकरण प्रक्रिया जो होती है कंपनी को रजिस्टर करने की, पंजीकरण करने की, उस प्रक्रिया वो क्या रहती है उसके बारे में बात की गई है। धारा आपकी 12 है, उसमें क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस, जो ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया जाता है उसकी बात की गई है। धारा 73 में जमा मतलब क्या है, क्रेडिट से बात की गई है कि क्या क्रेडिट हुआ। ठीक है, धारा 129 वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई, किसमें की गई है, धारा 129 सेक्शन 129। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, धारा को इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं और अध्याय को चैप्टर कहते हैं। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब धारा क्या है, धारा 134 सेक्शन 134 क्या है, निदेशक रिपोर्ट, जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है उसकी बात की गई है, किसमें, सेक्शन 134 में। धारा 135 सेक्शन 135 क्या है, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, CSR बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। ठीक है, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की बात की गई, किसमें, सेक्शन 135, धारा 135 में। ठीक है, धारा 241 जो है
से लेके 246 दमन और क्या है ये कुप्रबंधन के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? दमन और कुप्रबंधन के बारे में बात की। मतलब दमन मतलब खत्म करना, कुप्रबंधन मतलब मिसमैनेजमेंट जो होता है उसके बारे में। धारा 271 303 तक क्या है? कंपनी का समापन, कंपनी का समापन कैसे होता है इसके बारे में बात की है। तो ये जो प्रमुख धारा थी वो भी हमने देख ली है, क्या है वो सारी हमने बात करी ली। इसमें जो भी प्रमुख धारा थी उनकी बात कर ली है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया? आगे हमारा है कंपनी लॉ, कंपनी लॉ 2013। अब यहां से थोड़ा हम इसके बारे में बेसिक चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। स्ट्रक्चर क्या था उसको भी देख लिया, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कब लागू हुआ, पहले इसका नाम क्या था, सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, सारी चीजें हम क्लियर कर चुके। अब थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? कंपनी लॉ। हाँ, एक बात और करने वाले थे हम, क्या बात ये करने वाले थे कि चैनल पर निशुल्क AIVE20 की आपकी तैयारी कराई जा रही है। ये बात आप लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है उसको भाई वीडियो शेयर कर दो, उसको भी पता चल जाए। चैनल का लिंक है उसको शेयर कर दो, चैनल के बारे में बता दो। आप लोग फायदा ले रहे हैं और लोग भी इसका फायदा लें भाई। जब निःशुल्क फ्री में तैयारी कराई जा रही है, सब कुछ कराया जा रहा है, सब कुछ होगा बिल्कुल एकदम जैसे पेड बैच चलते हैं, बिल्कुल वैसे हम हर काम को कर रहे हैं। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन क्या है आप लोगों को शेयर नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, तो ये गलत बात है भाई। लोगों तक पहुंचाओ और शेयर करो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जैसे जाएंगे प्लेलिस्ट में आपकी VNS जो है वो समाप्त हो चुकी है, विद चार्ट के समाप्त हो चुकी है। VNSS है उसकी क्लासें 2 हो चुकी हैं, तीसरी क्लास होने वाली है। BSA भी हमने स्टार्ट करा दिया, उसकी भी 2 क्लासें हो गई हैं। आज ये एक ही क्लास में कंपनी लॉ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें एकदम प्रॉपर ढंग से चल रही हैं। अभी से अगर 2-2 3-3 क्लासें देने लगेंगे तो भैया आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो रोज एक क्लास लेते रहो, जब लास्ट में बचेंगे ना 1 महीना जब, तब तक तो आपका पूरा मैं सिलेबस ही खत्म करा दूंगा। और 1 महीने के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, बस, ठीक। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और ना हमें देना है। क्या है भाई? कंपनी लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंपनी लॉ 2013, कंपनी की परिभाषा और अर्थ, ठीक है। क्या है कंपनी की परिभाषा और अर्थ? कंपनी एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, ठीक है, क्या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जिसे कानून द्वारा बनाया जाता है। भाई इसको क्या है? कानून द्वारा बनाया जाता है, कंपनी को कानून द्वारा बनाया जाता है। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कृत्रिम विधिक व्यक्ति, मतलब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी को एक व्यक्ति की तरह तुलना करके चलते हैं, ठीक है। क्या है फिर? यह कॉर्पोरेट, ये क्या है? यह कॉर्पोरेट बॉडी है जिसका अलग कानूनी अस्तित्व होता है। भाई ये बता रहे हैं कि यह एक कॉर्पोरेट बॉडी है कंपनी, इसका एक अलग कानूनी अस्तित्व होता है। भाई अलग तो कानूनी अस्तित्व होगा ही, जब कंपनी के ऊपर पूरा कंपनी लॉ बन गया है, पूरा अधिनियम बन गया, तो अलग अस्तित्व होगा ही होगा। कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, जो कंपनी है वो अपने नाम से संपत्ति रख सकती है। अनुबंध कर सकती है, ठीक भाई, अनुबंध कर सकती है। और क्या है? कंपनी जो है वो मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा किया भी जा सकता है। भाई कंपनी जो है वो मुकदमा कर भी सकती है। जैसे कंपनी के किसी प्रोडक्ट को आपने कॉपी किया, कंपनी है उसकी किसी चीज को चोरी किया, कंपनी में किसी चीज का नुकसान किया, किसी चीज की धोखाधड़ी की, तो कंपनी आपके ऊपर मुकदमा कर भी सकती है। और क्या है? और कंपनी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, कंपनी ने आपको कुछ गारंटी वारंटी दी, अब उस पर अपनी बात पर नहीं आ रहे, या कंपनी कुछ और कर रही, तो क्या है? लोग कंपनियों के ऊपर भी मुकदमा कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? ये तो हमारे जनरल आसपास की बात है। तो ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। मुकदमा क्या है? कर सकती है, या उस पर मुकदमा किया जा सकता है, दोनों ही काम है। अब आगे देखते हैं कि कंपनी की विशेषताएं क्या हैं। भाई फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है? जब फीचर्स ऑफ कंपनी की बात आ गई तो उसमें देखते हैं कि कंपनी के अधिकार और जिम्मेदारी उसके सदस्यों से अलग होती है। कंपनी के जो राइट्स हैं वो अलग रहेंगे और जो जिम्मेदारी है वो भी अलग हैं, और उसके किससे? सदस्यों से। ऐसा नहीं है कि सदस्यों की जो जिम्मेदारियां, जो अधिकार है वही कंपनी, नहीं, कंपनी के जो अधिकार और जिम्मेदारियां हैं वो अलग हैं, और उसमें जो सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारियां और अधिकार अलग हैं। भाई अब कंपनी में शेयर का भी काम होता है, ठीक है, शेयर रहते हैं लोगों के, तो शेयर धारकों की जिम्मेदारी उनके लगाए गए निवेश तक सीमित रहती है। मतलब जो शेयर धारक हैं जिन्होंने शेयर अपने लगा रखे किसी कंपनी में, तो उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं
वो क्या है, वो निवेश तक सीमित रहती हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं कि भैया आगे क्या है, आगे क्या कंपनी कह रही है। कंपनी आगे भी कुछ कह रही है, क्या कह रही है, सदस्य जो कंपनी होते हैं मर सकते हैं। कड़वी बात है भैया, मर सकते हैं बिल्कुल, कोई भी, आजकल तो समय ही ऐसा चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बदल सकते हैं, ठीक, बदले जा सकते हैं, लेकिन कंपनी जीवित रहती है। समझ नहीं गए आप बात को, कंपनी के सदस्य मर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो जीवित रहेगी, कंपनी जीवित रहती है। ठीक है, अब क्या आगे, आगे कह रहा है कि अधिनियम क्या कह रहा है, पब्लिक कंपनी के शेयर स्वतंत्र रूप से खरीदे बेचे जा सकते हैं। जो पब्लिक कंपनियां होती हैं उनके शेयर जो है स्वतंत्र रूप से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। सामूहिक मोहर कंपनी का आधिकारिक हस्ताक्षर होता है। जो सामूहिक मोहर होती है, एक कंपनी की लोगो एक मोहर होती है, वो क्या है, वो एक आधिकारिक हस्ताक्षर है कंपनी का। ये नहीं कि पर्सनली कोई एक व्यक्ति केवल सिग्नेचर करेगा तभी कुछ माना जाएगा, नहीं, वो मोहर कोई भी लगा दे, मतलब चीज कंपनी की हो गई। कंपनी का टैग, कंपनी की मोहर कहीं लग गई तो वो चीज क्या की हो गई, कंपनी की हो गई। ये क्या लिखा हुआ है भाई, सामूहिक मोहर कंपनी का आधिकारिक हस्ताक्षर होता है। इन चीजों को थोड़ा दिमाग में डालते रहना। अभी एक बार ये क्लास ले लो, उसके बाद जब एग्जाम से कुछ दिन पहले, इतनी बड़ी बड़ी क्लासें नहीं है जो ना ले पाओ, तब एक एक बार देख लेना। दो दो बार भी देख लोगे, अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से पेपर करोगे। ठीक है, अब क्या है कि कई दिन हो गए हैं पेपर को लेके क्लास देते रहते हैं, इस चक्कर में पेपर को लेके कोई बात ही नहीं हो पा रही। अभी कल से ना एक वीडियो थोड़ा 2 4 5 मिनट का आपको पेपर से रिलेटेड दे दिया करेंगे, क्या तैयारी करनी है, क्या रखना है। तो इन वीडियो में थोड़ा कम चर्चा हुआ करेगी, उससे आप लोग मोटिवेट भी रहेंगे, सही रास्ता भी आपको दिखता रहेगा, और रणनीति क्या चलती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर होती रहेगी समय समय पर, या लाइव आना प्रारंभ कर दें, जो आपको उचित लगे। एक बार ये चीज का फीडबैक जरूर दे देना। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक देख ली है, कसम है भाई आप लोगों को, इस चीज का फीडबैक जरूर दो। आप लोगों के लिए ही है कि लाइव आना शुरू करूं, उसमें आपकी जो समस्याएं समाधान करें, या वीडियो के माध्यम से आपको समस्या का समाधान करें, जो भी हो भाई, लाइव वीडियो कुछ लिखकर फीडबैक जरूर दे देना। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे कंपनी इंसान नहीं है, ठीक भैया, परंतु कानून इसे एक व्यक्ति मानता है। सीधी बात समझिए कि कंपनी जो है वो इंसान तो है नहीं, सब लोग जानते हैं ये बात, ठीक है, लेकिन कानून क्या है, कानून जो है वो कंपनी को व्यक्ति मानता है। ठीक भैया, व्यक्ति मानता है, अच्छी बात है भाई। आगे क्या है, कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनीज, भाई कंपनी होती कितने प्रकार की है ये भी तो जानकारी होनी चाहिए, जब कंपनी के बारे में पढ़ ही रहे, अधिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक भैया, ये भी जरूर जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे, जरूर जानेंगे भाई। सारी तैयारी इसीलिए कीजिए, सारी चीजें हमने सेलेक्ट इसीलिए की हैं, पूरी पीडीएफ क्रिएट ही इसीलिए कराई है, मैन मैन चीजें सेलेक्ट करके, इधर उधर के जो भी सोर्सेस थे सबरे लगा के, है ना, टाइम लगता है इन सब चीजों में भी। अब भाई कंपनी के प्रकार की बात आई तो क्या है भाई, सदस्यता के आधार पर। सबसे पहला तो ए जो है वो क्या है, सदस्यता के आधार पर। जैसे कि सदस्यता के आधार पर प्राइवेट कंपनी, ठीक भैया, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, न्यूनतम 2 सदस्य, अधिकतम 200 सदस्य, मतलब न्यूनतम तो 2 सदस्य होंगे और अधिकतम कितने होंगे, 200 सदस्य होंगे। शेयर हस्तांतरण पर प्रतिबंध, मतलब शेयर जो है उनका हस्तांतरण नहीं हो सकता, इस पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, किसमें, प्राइवेट कंपनी में। अब क्या है, जनता से पूंजी नहीं जुटाई जा सकती, मतलब जनता से पूंजी नहीं ले जा सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, जो उसके सदस्य होंगे, जो उसके सदस्य होंगे वही लोग अपना कंपनी को देखेंगे, वही लोग अपना पूंजी लगाएंगे। जनता से पूंजी प्राइवेट कंपनी के नाम पर नहीं जुटाई जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है भैया, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या कहती है, पब्लिक कंपनी जो आपकी है वो कहती है कि शेयर जो है वो स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित होंगे, मतलब शेयर जो है स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित होंगे इसके। ठीक भैया, जनता से पूंजी जुटाई जा सकती है, जनता से इसमें पूंजी जुटाई जा सकती है। जनता से कहेगा भैया लगाओ हमारी कंपनी पे शेयर आप लोग, और शेयर बढ़ेगा तो फायदा होगा, और घटेगा तो लॉस होगा। आजकल तो पूरा शेयर मार्केट खूब चल रहा है, आप लोग भी किया करते होंगे, खूब लॉस और प्रॉफिट करते ही रहते होंगे। ठीक है, शेयर मार्केट भी बहुत अच्छी चीज है, घर बैठे बैठे पैसा कमाने के, अगर उसकी अच्छे से स्टडी कर ली जाए। बिना स्टडी के मत लगाना, जुआ मत खेलना, जुआ से जैसा खेलने लगो। ठीक है, स्टडी करना फिर शेयर मार्केट में काम करना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या है, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, जिसको बोलते हैं क्या, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। ओ फॉर वन, पी फॉर पर्सन और सी फॉर कंपनी।
केवल एक ही सदस्य से बनी कंपनी। ये भैया कंपनी जो होती है ओपीसी वाली 1% कंपनी, एक ही सदस्य से कंपनी बनती है। ठीक भैया, छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों के लिए, ये छोटे व्यवसायी जो हुआ करते हैं, छोटे व्यवसायी और कार्य करने वाले, उनके लिए ये हुआ करती है। ठीक भाई, आगे क्या है, देयता के आधार पर, देयता के आधार पर क्या है, शेयर द्वारा सीमित रहती हैं, गारंटी द्वारा सीमित और असीमित देयता वाली कंपनी। ये क्या है, देयता के आधार पर जो कंपनियां होती हैं, तो पहली तो आपकी शेयर द्वारा सीमित हो जाती है, दूसरा गारंटी द्वारा सीमित, और तीसरी क्या है, असीमित देयता वाली कंपनी, ये होती हैं। अब क्या है, अब हम देखते हैं, अभी बी जो है वो देयता के आधार पर हो गई, ए हमने जो देखी थी वो क्या थी, सदस्यता के आधार पर। सदस्यता के आधार पर भी कंपनियां देख चुके, बी हम देयता के आधार पर देख चुके। अब सी क्या है, सी हमारी है नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर कंपनी कैसी होती है, तो उसको भी देख लेते हैं। नियंत्रण के आधार पर कंपनी की जब बात करते हैं तो भाई संहिता कहती है कि होल्डिंग कंपनी। ठीक भाई, होल्डिंग कंपनी हो गई। और क्या है, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा याद रखना कि कौन सी कंपनी है, कितने प्रकार हैं, किसके आधार पर है, तो इन चीजों को थोड़ा दिमाग में रखने की जरूरत है। और ज्यादा मतलब चीजें से कम जो है, अब हम जब इतना शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं तो कम से कम कंपनी लॉ जो है उसके हर कोने को टच तो करो आप लोग। ये तो हमारा कम से कम उद्देश्य रहे। ठीक है, 2 नंबर का आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसके कम से कम हर कोने को हम टच करें, ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। भाई हम जो तैयारी करा रहे हैं वो एक अलग लेवल पे अलग तरह से करा रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वो नहीं है कॉम्प्रोमाइज की, हाँ ठीक उसको छोड़ दिया या इसको कराना है तो सब कराना अच्छा है, उसको सिर्फ हम थोड़ा कराएं, और जो ज्यादा कराने वाले होंगे उनको डिटेल में बात कर रहे हैं, वो आप लोग देख ही रही, क्लासें चली रही हैं। अगला क्या है, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी की बात हो गई। ये 3 प्रकार की कंपनियां हैं, किसके आधार पर हैं, ये आपने देख ही ली थी। नियंत्रण के आधार पर कौन कौन सी हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। ठीक भाई, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है कंपनी गठन की प्रक्रिया। समझ रहे हैं ना, कंपनी गठन की प्रक्रिया क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले नाम की स्वीकृति। सबसे पहले भैया एक नाम रखना पड़ेगा, नाम की स्वीकृति होगी। ठीक है, फिर क्या है, एमसीए पोर्टल पर आवेदन। जो एमसीए पोर्टल होता है, जैसे हम लोग जब फार्म डालते हैं तो हमारा भी एक पोर्टल होता है, उस पर हम आवेदन करते हैं, तभी तो हम वो फार्म डाल पाते हैं, या कोई और भी चीज अगर हम कुछ करते हैं तो उसके लिए आवेदन करते हैं। तो ऐसी कंपनी बनाने से पहले क्या है, एक नाम रख लिया, फिर उसके बाद आवेदन करते हैं। आवेदन टाइप करते हैं, एमसीए पोर्टल पर आवेदन करते हैं। एमसीए पोर्टल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट जो पोर्टल होता है उस पर हम आवेदन करते हैं। दूसरा क्या है, एमओए और एओए का निर्माण। अब पूछो भैया ये क्या होता है, एमओए और एओए, तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है और नीचे भी आपको इंग्लिश में भी दिखा देंगे। एमओए और एओए का निर्माण, तो एमओए कंपनी के उद्देश्य और दायरा की, मतलब कंपनी का उद्देश्य क्या रहने वाला है और कंपनी का दायरा कहाँ तक है। ठीक है, दूसरा एओए कंपनी के आंतरिक नियम, कि भैया आपने अपनी कंपनी के आंतरिक नियम क्या बना रखे हैं, कैसे आपकी कंपनी कार्य करेगी, क्या वहां वर्कर रहेंगे, क्या उनकी टाइमिंग रहेगी, दिन रात वाली रहेगी या बंद रहेगी, कैसी रहेगी, 24 आवर 24/7 होगी, या आपका जो भी नियम होंगे आपके कंपनी के रहते हैं वो अपना सब लोग अपना बताते हैं उनको। ठीक है, और उद्देश्य और दायरा। ठीक है, अब क्या है, आवश्यक दस्तावेज जमा करना। भाई जो आवश्यक दस्तावेज बताए जाएंगे वो तो जमा करने ही पड़ेंगे, ये तो सीधी कंपनी के गठन की सीधी सीधी प्रक्रिया है, वो तो आपको पता ही है। क्या है, पंजीकृत कार्यालय का पता। जो पंजीकृत कार्यालय होगा, जो आप पंजीकृत कराएंगे उसका पता भी आपको देना पड़ेगा। निदेशकों का विवरण, जो निदेशक होंगे उनके विवरण भी देने पड़ेंगे। पूंजी की जानकारी, कितनी पूंजी लगाई जा रही है, कितने का लोन लिया जा रहा है, कितने की लिमिट कराई जा रही, जो कुछ भी पूंजी से लेकर संबंधित जो होगा उसका विवरण भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आरओसी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना। आरओसी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना मतलब क्या, आरओसी क्या है भाई, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो रजिस्ट्रार होते हैं कंपनी के, उससे क्या करना है, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। ठीक भाई, प्राप्त कर लेंगे। आगे क्या है, 5वां हमारा क्या है भाई, पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ, क्या है ये, कॉमन्समेंट ऑफ बिजनेस। सीधी बात क्या है, पब्लिक कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कॉमन्समेंट ऑफ
बिजनेस भाई थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर इधर उधर हो, भाई हिंदी मीडियम का ज़्यादा हमारा वो रहता है, इसलिए हो सकता है कभी कभार प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए, उसको कोऑपरेट करना। ये मत सोचना कि सर को आता नहीं है, सर को सब आता है, ठीक है। हाँ, और सब भी नहीं आता है, सर भी आप लोगों की तरह सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। संपूर्ण तो कोई सब कुछ होता ही नहीं है ना। हाँ, तो अब क्या है, कंपनी के प्रमुख दस्तावेज के बारे में बात करने वाले। अब किसके बारे में बात करने वाले हैं? कंपनी के प्रमुख दस्तावेज। क्या है भाई कंपनी के प्रमुख दस्तावेज? तो ये रहा आपका क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, कंपनी का संविधान। अभी एमओए की बात चली थी ना, कहाँ बात चली थी? यहाँ बात चली थी एमओए और एओए। तो एमओए हमने भी क्या बताया था यहाँ पर, एमओए कंपनी के उद्देश्य और दायरा, और एओए क्या है, कंपनी के आंतरिक नियम। यहाँ पर एमओए की बात क्या है, स्पष्ट हो गई आपकी, क्या हो गई है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए कंपनी का संविधान हो गया कि कंपनी का क्या क्या उसूल क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि नाम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, स्थित क्लॉज, देता क्लॉज, पूंजी क्लॉज, जो भी क्लॉज होंगे भैया, पूंजी से हुए, देता से हुए, नाम से हुए, जो भी क्लॉज हैं, एक तरीका से आपके संविधान का काम करता है। कौन करता है? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक भाई, आगे देखते हैं क्या है, क्या यही है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए कंपनी का संविधान जैसा कार्य करता है, इसमें ये सारी चीजें रहती हैं। दूसरा है एओए, वो बताया था हमने, आंतरिक नियम व विनियम। क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जरा इन चीजों पर ध्यान दे लेना, वैसे वहां आपके लिए हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी पेपर होगा, और फिर आप जिस लैंग्वेज में दे रहे हो उस लैंग्वेज में पेपर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी द्वारा जनता से पूंजी जुटाने हेतु। प्रोस्पेक्टस आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्टस ये, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये प्रोडक्ट रहने वाले हैं, तो वो सब किस लिए दिखाया जाता है कि पब्लिक कंपनी जो होती है ना, पब्लिक कंपनी द्वारा जनता से पूंजी जुटाने के लिए प्रोस्पेक्टस वगैरह तैयार किया जाता है। तो कई सारी बातें हम आज कर चुके हैं अभी तक, किसमें? कंपनी लॉ में आपके। अब इसको हम आगे देखते हैं क्या है भाई। आगे जब हम देखते हैं इसको, तो आगे चर्चा करते हैं निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई अब आखिरी लास्ट आ गया बिल्कुल, निदेशक मंडल, डायरेक्टर की बात आ गई भैया, डायरेक्टर्स। कंपनी का प्रबंधन निदेशकों द्वारा, भाई जो कंपनी है उसका प्रबंधन जो है, देख रेख जो है, उसकी जिम्मेदारी जो है, उसका जो पावर जो है, उसका जो चार्ज जो है, उसका जो पूरा स्वामित्व जो है, वो किनके पास? प्रबंधन निदेशकों द्वारा, निदेशक जो होंगे उनके द्वारा। क्या है? न्यूनतम निदेशक, ठीक। एक आप न्यूनतम निदेशक क्या क्या रहेंगे? एक ओपीसी रहेगा, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी 3, ठीक है। मतलब ओपीसी कंपनी होगी उसमें 1 रहेगा, प्राइवेट कंपनी में 2 रहेगा। ओपीसी आपको पता ही है, 1 पब्लिक कंपनी बताई थी, 1 व्यक्ति वाली कंपनी में 1 रहेगा ही रहेगा, प्राइवेट कंपनी में 2 रहने वाले हैं, और पब्लिक कंपनी में 3, ठीक है। अधिकतम निदेशक जो है 15 अधिकतम रह सकते हैं, विशेष प्रस्ताव से बढ़ सकते हैं। जब कोई विशेष प्रस्ताव होगा, विशेष स्थिति परिस्थिति होगी, विशेष प्रस्ताव दिया जाएगा तो बढ़ सकते हैं। वैसे क्या है, वैसे अधिकतम 15 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये क्या है, ये कंपनी के प्रबंधन निदेशकों की बात की गई है। न्यूनतम निदेशक ये है, और 15 से प्रस्ताव बढ़ सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। विशेष प्रस्ताव से बढ़ सकते हैं, अधिकतम 15 और विशेष प्रस्ताव से बढ़ सकते हैं, ठीक भाई। आगे बात करते हैं, ये अब जो निदेशक जो हैं कि 1 है, 2 है, 3 है और 15 है, और प्रस्ताव से 15 से ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब इनकी जिम्मेदारियों की बात क्या है, तो निदेशकों की जिम्मेदारी क्या है? फिड्यूसरी ड्यूटी, जो फिड्यूसरी ड्यूटी होगी उसकी जिम्मेदारी होगी। वित्तीय विवरण की स्वीकृति, जो वित्तीय विवरण साल भर का जो विवरण होगा, लेखा जोखा लेन देन वाला, उसकी स्वीकृति की जिम्मेदारी। कंपनी अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना, मतलब जो कंपनी अधिनियम जो है आपका, उसकी जो आपकी 470 धाराएं हैं, उनमें क्या प्रावधान है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो उन सब चीजों का पालन करने का, को सुनिश्चित करने का भी काम किसका? निदेशकों की जिम्मेदारी है। जो निदेशक हुआ करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कंपनी अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना भी जिम्मेदारी है, वित्तीय विवरण की स्वीकृति भी जिम्मेदारी है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, CSR, C फॉर कॉर्पोरेट, S फॉर सामाजिक और R दायित्व। ठीक है, ये आपका सेक्शन 135 में देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? CSR जो है सेक्शन 135 में देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन 135 में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अनिवार्य CSR कंपनियों के लिए। अनिवार्य क्या है CSR कंपनियों के लिए? नेटवर्थ 500 करोड़, ठीक है, टर्नओवर 1000 करोड़ और शुद्ध लाभ 5 करोड़। समझ रहे हैं? नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या टर्नओवर जो है आपका 1000 करोड़ या शुद्ध लाभ 5 करोड़। बड़ा करोड़ों में बातें चल रही भाई कंपनियों की। ठीक है, तो कंपनी है, करोड़ों में ही बातें चलेंगी। तो ये क्या है? ये अनिवार्य CSR है कंपनियों के लिए। ठीक भाई, आगे क्या है? आगे देखते हैं। कंपनी की औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा। कंपनी का जो औसत शुद्ध लाभ होगा, जो कंपनी को शुद्ध लाभ हो रहा होगा, उसका 2% जो है वो काय पर खर्च करना पड़ेगा? CSR पर खर्च करना पड़ेगा। अब जरा एक बार ये देखते हैं भैया ये CSR मतलब क्या। अभी ऊपर हमने पढ़ा था क्या है? CSR कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, मतलब C फॉर कॉर्पोरेट, S फॉर क्या है? सोशल, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यही इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, और इसमें बता दिया कि कंपनी को औसत शुद्ध लाभ का 2%, मतलब जो भी शुद्ध लाभ होगा उसका 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट, सोशल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो रहेंगे क्या? CSR के कार्य क्या है? शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, पर्यावरण संरक्षण हुआ, ग्रामीण विकास हुआ आदि। जो भी सोशल समाज से जुड़े कार्य हुआ करते हैं, आपने देखा हो बड़ी बड़ी कंपनियां शिविर लगवाती हैं, कहीं कोई विकास का कार्य हो रहा है वहां रुपए देती हैं, कहीं कोई आपत्ति विपत्ति आ गई वहां रुपए पैसे देती हैं। तो उसका जो शुद्ध लाभ है उसका 2%, ये सरकार की तरफ से नियम है और ये आपके कंपनी लॉ में दिया गया है। क्या कि 2% जो है वो जो शुद्ध लाभ, जैसे मान लो कि 1 लाख रुपया अगर शुद्ध लाभ है तो 1 लाख का 2% 2000 रुपये आपको सामाजिक कार्य में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये हो गया CSR संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कंपनी सचिव। कंपनी सचिव मतलब कंपनी सेक्रेटरी। इसका क्या कार्य भाई? कुछ कंपनियों के लिए सचिव नियुक्त करना आवश्यक है। मतलब कुछ कंपनियां होती हैं जिनके लिए सचिव जो है वो नियुक्त करना आवश्यक होता है। कार्य क्या है भैया? अनुपालन, चीजों का पालन करना है। ROC में दस्तावेज फाइल करना। ठीक है, ROC में दस्तावेज फाइल करना और निदेशक मंडल व शेयर धारकों की मीटिंग का संचालन, दमन और कुप्रबंध। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना। जो सचिव होगा उसके कार्य होंगे कि अनुपालन, चीजों का पालन कराना, ROC में दस्तावेज फाइल करना और निदेशक मंडल शेयर धारकों की मीटिंग कराना, संचालन कैसा चल रहा है, दमन तो नहीं हो रहा है, कुप्रबंध मिसमैनेजमेंट तो नहीं चल रहा, ये सब सारी चीजें जो है वो देखना किसके अंतर्गत आता है? कंपनी का सचिव, कंपनी सेक्रेटरी। ये अगर आप पढ़ना चाहो तो भैया ये आपको सेक्शन 241 से सेक्शन 246 के अंदर मिल जाएगा। धारा 241 से धारा 246 के बीच आपको पढ़ने के लिए ये मिल जाएगा। वैसे इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है भैया? अब आगे बात करते हैं कि यदि कंपनी का प्रबंधन शेयर धारकों के हितों के विरुद्ध कार्य करता है। अब जैसे कंपनी का जो प्रबंधन है और शेयर धारक भी है कंपनी में, अब उनके क्या है? विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो उसके लिए उपाय क्या है? ये उपाय बताया गया। तो उसके लिए उपाय ये है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है में आवेदन करना। अगर जैसे कि जो कंपनी है उसमें जो शेयर धारक हैं उनके जो हित हुआ करते हैं उसके विरुद्ध अगर कार्य हो रहा है कंपनी में या कंपनी विरुद्ध में कार्य कर रही है, तो उसके उपाय सीधे सीधे उन्होंने बता दिए हैं कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं, कि अपनी समस्या को वहां बता सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक भैया, तो उससे क्या होगा? उससे होगा क्या कि प्रबंधन में बदलाव या कोई आदेश होगा। या तो प्रबंधन में बदलाव होगा, कोई प्रबंधन द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है। ठीक है, कंपनी का जो प्रबंधन है उसका जो शेयर धारकों के अहित जैसी कार्य किए जा रहे हैं, तो या तो प्रबंधन में बदलाव हो जाएगा या कोई ऐसा आदेश पारित होगा जिससे नियम व चीजें बदलेंगी। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम कंपनी का समापन। कंपनी के समापन, अब देखो शुरुआत से बात हुई थी इतिहास, कंपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कार्य हैं, कब हुआ, कब लागू हुई। अब आ गई बात कहाँ, कंपनी के समापन पर। तो ये अगर कंपनी के समापन की बात की है तो ये आपको सेक्शन 271 से सेक्शन 303 के बीच में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मतलब सीधी बात, धारा 271 से धारा 303 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब जब कंपनी के समापन की बात आई तो भैया कंपनी के समापन जो है वो आपको सेक्शन 271 से 303 में मिल ही जाएगा। तो इसके समापन की प्रक्रिया एक तो होता है आपका स्वैच्छिक समापन, मतलब खुद की इच्छा से, कंपनी जो है खुद की इच्छा से समापन करना है। सदस्य स्वयं कंपनी बंद करें, मतलब स्वैच्छिक समापन जो है खुद की इच्छा से। इसमें क्या 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 वो आते हैं आपके, जैसे कि जब स्वैच्छिक समापन की बात आती है तो एक तो या तो सदस्य स्वयं कंपनी बंद कर दें, और स्वैच्छिक समापन स्वयं की इच्छा से कंपनी बंद करना। तो यही है कि जो उसके सदस्य जो हैं या तो स्वयं कंपनी बंद करें या अदालत द्वारा कंपनी बंद कराई जाए। अदालत द्वारा, अदालत में जाएं, गलत प्रबंधन चल रहे हैं, कंपनी बंद करना है, कंपनी बंद करना चाहते हैं, कंपनी में अब सिस्टम बन नहीं पा रहा है, तो अदालत द्वारा भैया कंपनी बंद होगी। फिर दूसरा है ऋण ना चुकाना, धोखाधड़ी और व्यवसाय बंद। भैया अगर ऋण नहीं चुकाओगे, धोखाधड़ी करोगे, तो भी क्या है, व्यवसाय या तो बंद हो जाए या धोखाधड़ी करके या ऋण ना चुकाना। अदालत जो है वो किस लिए बंद कराएगी, वो कराएगी या तो आपने ऋण नहीं चुकाया होगा, या धोखाधड़ी की होगी, या क्या है, या आपने व्यवसाय बंद कर दिया है और कंपनी चल रही है तो कंपनी बंद करा दी जाएगी। अब आ जाते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका है कंपनी का परिसमापन। ठीक है, इसको देख लेते हैं अब। तो कंपनी का परिसमापन मतलब संपत्तियां बेची जाती हैं और देनदार का भुगतान किया जाता है। जब कंपनी बंद की जाती है, परिसमापन किया जाता है, चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, लॉस में चली जाती है, तो क्या, तो समस्या आ जाती है। तो क्या होता है, संपत्ति बेची जाती है और देनदार का भुगतान किया जाता है। जैसे भी सहारा वाला केस चल रहा था तो उसमें आपने देखा कि कंपनी सहारा बनी थी, उसमें लोगों का रुपया निवेश कराया गया, फिर उनको झूठे वादे किए गए, इतना बढ़ा के देंगे, ये करेंगे, इतने % ब्याज रहेगा। फिर क्या हुआ, कंपनी लॉस में दिखा दी गई, और लॉस के बाद अब क्या चल रहा है, अब संपत्ति उनकी बेच बेच के लोगों के पेमेंट किए जा रहे हैं। तो ये कितना बढ़िया उदाहरण आपके सामने आ गया कि नहीं आ गया। 8430406388 PDF 20 लिखकर भेज देना है। जिस किसी को PDF चाहिए हो, आवश्यकता हो, PDF से पढ़ना चाहता हो, क्लास आप लोग निःशुल्क ले रहे हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो भैया आप लोग इस पर मैसेज कर देना, चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ हमने देख ही लिया भैया क्या है, संपत्तियां बेची जाती हैं और देनदारों का भुगतान किया जाता है। अब क्या, कुछ विशेष संस्थाएं हैं जो कंपनियों के लिए हैं। कौन सी विशेष संस्थाएं हैं, विशेष संस्थाएं हैं कि NCLT। NCLT एक विशेष संस्था है जो क्या है, कंपनी मामलों के विवादों का निपटारा करती है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अभी बताया था, जब प्रबंधन सही से कार्य नहीं करता है तो आवेदन कहाँ किया जाता है, यहीं किया जाता है, NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन किया जाता है। कंपनी का प्रबंधन सही से कार्य नहीं कर रहा, तब क्या है, आदेश आते, या तो प्रबंधन चेंज होता है, या क्या होता है, या नियम बदले जाते हैं। पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो यही वो संस्था है। तो क्या है, विवादों का निपटारा करती, यही निपटारा करती। और क्या है, NCLAT, समझ रहे हैं ना। तो NCLT जो है के आदेशों की अपील करता है। NCLT जो है आदेशों की अपील करता है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे आ गया आपका कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC, कंपनी पंजीकरण व रिकॉर्ड। कंपनी का जो पंजीकरण और जो रिकॉर्ड होता है वो कहाँ होता है, आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC। ठीक है। और SEBI, पब्लिक कंपनियों और सिक्योरिटीज मार्केट का नियामक। तो ये आपकी कौन है, ये आपकी संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं, किसके लिए, किसके लिए कार्य करती हैं, विशेष संस्थाएं कंपनी के लिए। फिर वो चाहे आपके विवाद से जुड़े मामले हों, और चाहे आपके आदेश और अपील से जुड़े मामले हों, और फिर चाहे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड या रिकॉर्ड से जुड़ा मामला हो, और चाहे सिक्योरिटी मार्केट या नियामक से जुड़ा मामला हो। ठीक है। तो आज यहाँ पर क्या है,
यहाँ आपका कंपनी लॉ जो था वो हो गया, एंड इससे ज़्यादा 2 नंबर के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बार बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को रिवीजन करा देंगे, लगभग 2 क्लास दे देंगे 20-20 क्वेश्चन की, 40 क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए, ठीक है, जो बार बार आए हुए हैं। बस इतना करके 2 नंबर को छोड़ देना, फिर लास्ट में आपका जब एग्जाम का टाइम हो तब एक बार रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा। चैनल पर विधिवत सारी चीज़ें चल रही हैं, परेशान होना नहीं है, चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। कोई समस्या है तो कमेंट कर दें। वीडियो को अंत तक देखा भाई, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।